हमारे शरीर के कौन से अंग हमें चलने फिरने में मदद करते हैं? तो हमारे शरीर के कौन से अंग हैं हमारे शरीर के कौन से अंग हैं जो हमें चलने फिरने में मदद करते हैं? तो हमारे शरीर के कौन से अंग हैं जो हमें चलने फिरने में मदद करते हैं? तो हड्डियाँ और मांसपेशियाँ। हमारे शरीर के कौन से अंग हैं जो हमें चलने फिरने में मदद करते हैं? तो होगा आंसर हड्डियाँ और मांसपेशियाँ। हड्डियाँ और मांसपेशियाँ जो है हमारे शरीर के वैसा अंग है जो हमें चलने फिरने में मदद करते हैं। हमारे शरीर के कौन से अंग हैं जो हमें चलने फिरने में मदद करते हैं? तो आंसर होगा हड्डियाँ और मांसपेशियाँ। अब कहता है कौन सा जोड़ अचल है? कौन सा जोड़ अचल है मतलब गति नहीं करता है। तो कौन सा जोड़ है जो कि अचल है मतलब गति नहीं करता है? तो अचल कौन सा है जो कि गति नहीं करता है? तो ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी। ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी जो है अचल है मतलब मूवमेंट नहीं करता है। अब है अगला आपका कि कहता है कि किस जीव में गति के लिए मांसपेशियां और कंकाल दोनों नहीं होते हैं? तो कौन सा जीव है जिसमें गति के लिए मांसपेशी और कंकाल दोनों नहीं होता है? तो कौन सा जीव है जिसमें गति के लिए मांसपेशी और कंकाल दोनों नहीं होता है? तो होगा आंसर घोंघा। घोंघा में ना तो मांसपेशी होता है और ना तो कंकाल होता है। बिना मांसपेशी और बिना कंकाल के घोंघा गति करता है। पानी के नीचे गोताखोर अपने पैरों में फिन लगाते हैं। पानी के नीचे गोताखोर अपने पैरों पर फिन लगाते हैं। पैरों पर फिन की तरह फ्लिपर्स पहनते हैं। पानी के नीचे गोताखोर जो है पैरों पर फिन की तरह फ्लिपर्स पहनते हैं। तो फ्लिपर्स क्या करता है? तो फ्लिपर जो है पानी में आसानी से तैरने में मदद करता है। फ्लिपर जो है पानी में आसानी से तैरने के लिए। अब जिसे पूछ रहा है कि पानी के नीचे गोताखोर अपने पैरों पर फिन की तरह फ्लिपर्स क्यों पहनते हैं? ताकि पानी में आसानी से तैरने के लिए। अगला है घोंघा किसकी सहायता से चलता है? तो घोंघा जो है किसकी सहायता से चलता है? तो घोंघा किसकी सहायता से चलता है? तो घोंघा है जो मांसल पैर की सहायता से चलता है। मांसल पैर यानी कि मस्कुलर फुट की सहायता से चलता है घोंघा। अब है अगला आपका कि एक हड्डी के संचलन में कितनी मांसपेशियों का उपयोग होता है? तो एक हड्डी के संचलन में कितनी मांसपेशियों का उपयोग होता है? तो एक हड्डी के संचलन में कितनी मांसपेशी का उपयोग होगा? तो 2 का। एक हड्डी के संचलन में कितनी मांसपेशियों का उपयोग होता है? तो 2 का होता है। एक हड्डी के संचलन में कितनी मांसपेशियों का उपयोग होता है? तो 2 मांसपेशी का उपयोग होता है। हमारे शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां चलने फिरने में
मदद करती है। हमारे शरीर में हड्डियाँ और मांसपेशियाँ जो है चलने फिरने में मदद करती है। जोड़ों में हड्डियों और कंकालों की मांसपेशियों की संयुक्त क्रिया चलती है और एक जैसी स्पष्ट गति दिखाई देती है। जोड़ों जो दो हड्डियों के बीच जोड़ होता है, तो वही कह रहा है कि जोड़ों में जो हड्डी होता है, जोड़ों में जो हड्डी होता है और मांसपेशी जो होता है, हड्डी और कंकालों की मांसपेशी, हड्डी होता है और कंकाल की जो मांसपेशी होता है वो संयुक्त संयुक्त क्रिया करती है और एक जैसी स्पष्ट दिखाई देती है कंकाल में मांसपेशियां भी अधिक गति का उत्पादन करती है। कंकाल में मांसपेशी भी अधिक गति का उत्पादन करती है। कंकाल में मांसपेशी जो होता है वो भी अधिक गति का उत्पादन करती है, जिसके परिणाम स्वरूप चेहरे के विभिन्न भाव कंकाल में मांसपेशी भी अधिक गति का उत्पादन करती है, जिसके परिणाम स्वरूप चेहरे के विभिन्न भाव आँखों की गति और वायु उत्पन्न होती है। अगला है कि शरीर में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का लगभग 85% मांसपेशियों का घूर्णन होता है। शरीर में जो ऊष्मा उत्पन्न होता है, शरीर में उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा होता है वह शरीर में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का लगभग 85% मांसपेशियों का घूर्णन होता है। 85% किसके कारण होता है? तो मांसपेशी का घूर्णन होता है। मतलब ये कह रहा है कि शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होता है तो किसके वजह से होता है? तो शरीर में जो ऊष्मा उत्पन्न होता है उसमें 85% ऊष्मा जो है न मांसपेशी को घूर्णन के वजह से होता है। मांसपेशी के घूर्णन के वजह से शरीर के 85% ऊष्मा उत्पन्न होता है। मांसपेशी के घूर्णन के वजह से शरीर के 85% ऊष्मा उत्पन्न होता है। देखिए क्या है कि अचल जोड़ किसे कहेंगे? तो अचल जोड़ उसको कहेंगे, अचल जोड़ उसे कहेंगे जिसमें कोई गति संभव ना हो। अचल जोड़ उसे कहेंगे जिसमें कोई गति संभव ना हो। जिसमें कोई गति संभव ना हो उसे अचल जोड़ कहते हैं। ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी अचल जोड़ है। ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी जो है अचल जोड़ है। ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी अचल जोड़ है। कपाल के जोड़ अचल जोड़ है। कपाल के जोड़ भी अचल जोड़ होते हैं। कपाल के जोड़ अचल जोड़ है और कपाल के जोड़ जो है अचल जोड़ है और ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी अचल जोड़ है। इन्हें रेशेदार जोड़ भी कहा जाता है। ये जो कपाल के जोड़ है इसको रेशेदार जोड़ भी कहते हैं। ये जो कपाल के जोड़ है इसे रेशेदार जोड़ भी कहा जाता है। अचल जोड़ों को सिनेथ्रोसिस भी कहा जाता है। अचल जो जोड़ होता है, अचल जोड़ जो है अचल जोड़ को सिनेथ्रोसिस कहा जाता है। अचल जोड़ को सिनेथ्रोसिस कहा जाता है। अचल जोड़ को क्या? सिनेथ्रोसिस कहा जाता है।
सिनेथ्रोसिस उन हड्डियों के बीच होता है जो लगभग सीधे संपर्क में होती है। ये जो सिनेथ्रोसिस है, तो सिनेथ्रोसिस उन हड्डियों के बीच होगा, उन हड्डियों के बीच होगा, उन हड्डियों के बीच होगा जो सीधे संपर्क में होती है, सीधे संपर्क में होती है। सिनेथ्रोसिस जो है उन हड्डियों के बीच होता है जो लगभग सीधे संपर्क में होती है, सीधे संपर्क में होगा। अब है डायथ्रोसिस। तो डायथ्रोसिस क्या है कि डायथ्रोसिस डायथ्रोसिस जो है कोई भी स्वतंत्र रूप से चल जोड़, जैसे कि कंधे और कूल्हे के जोड़, डायथ्रोसिस किसे कहेंगे? तो कोई भी स्वतंत्र रूप से चल जोड़ रहेगा जो स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से चल जोड़ होगा, स्वतंत्र रूप से चल जोड़ होगा। जैसे कि मान लिया जाए एग्जाम्पल में कंधा, जैसे कि कंधा और कूल्हे, कंधा और कूल्हे की जोड़, डायथ्रोसिस किसे कहेंगे? तो जो जोड़ स्वतंत्र रूप से रहेगा, चलने वाला जोड़, जो डायथ्रोसिस किसे कहेंगे? जो चलने वाला जोड़ स्वतंत्र रूप में रहेगा, उसको चलने वाला जोड़ रहेगा लेकिन स्वतंत्र रूप में रहेगा, उसे डायथ्रोसिस कहते हैं। मतलब जैसे कि कंधा, तो कंधा देखिए स्वतंत्र रूप में है, लेकिन हम लोग उसको चाहेंगे तो चला सकते हैं। तो डायथ्रोसिस उसको कहेगा जो स्वतंत्र रूप में चलने वाला जोड़ हो, उसको डायथ्रोसिस कहेंगे। जैसे कि कंधा और कूल्हे की जोड़, जैसे कंधा स्वतंत्र रूप में है लेकिन हम लोग इसको चाहेंगे तो चला सकते हैं, तो डायथ्रोसिस जो है स्वतंत्र रूप में रहेगा लेकिन चलने वाला जोड़ होगा। तो जैसे कि कंधा और कूल्हे की जोड़, डायथ्रोसिस। अगला है एम्फियाथ्रोसिस। तो एम्फियाथ्रोसिस क्या होता है? एम्फियाथ्रोसिस एम्फियाथ्रोसिस यह एक प्रकार का निरंतर चल जोड़ है। यह जो है एम्फियाथ्रोसिस जो होता है, यह एम्फियाथ्रोसिस निरंतर चल जोड़ है, एम्फियाथ्रोसिस क्या है? तो यह एक प्रकार का निरंतर चल जोड़ है। अब आगे देखना है कि क्या है। आगे है आपका कि घोंघा में गति के लिए मांसपेशी और कंकाल दोनों नहीं होता है। तो घोंघा में गति के लिए मांसपेशी और कंकाल तो नहीं होता है। घोंघा में गति के लिए मांसपेशी और कंकाल दोनों नहीं होता है। खोला यानी बाहरी कंकाल मांसपेशियों के निशान और सुरक्षा के लिए कार्य करता है। खोला जो उसका होता है घोंघा में जो खोला होता है, खोला जो होता है घोंघा में, जो बाहरी कंकाल रहता है, बाहरी कंकाल, तो खोला जो होता है घोंघा में खोला होता है जो कि बाहर से एक कंकाल होता है, वह मांसपेशियों के निशान और सुरक्षा के लिए कार्य करता है। ये जो है ये जो खोला होता है वो मांसपेशी के निशान और सुरक्षा के लिए कार्य करता है। जो खोला होता है घोंघा में जो खोला होता है, मतलब जो बाहर रूप से जो कंकाल होता है, वो मांसपेशी और उसकी सुरक्षा के लिए कार्य करता है खोला। इंसानों और कुत्तों में एंडोस्केलेटन और मांसपेशियां होती हैं। इंसान जो होता है, इंसान और कुत्ता, तो इंसान और कुत्ता में क्या होता है कि इंसान और कुत्ता में एंडोस्केलेटन और मांसपेशी होता है, इंसान और कुत्ता में एंडोस्केलेटन और मांसपेशी होता है,
केचुआ का कंकाल नहीं होता है, केचुआ में कंकाल नहीं होता। केचुआ जो है, केचुआ उसमें कंकाल केचुआ में कंकाल नहीं होता है। इसमें मांसपेशियों के दो सेट होते हैं। केचुआ जो है उसमें मांसपेशी के दो सेट होता है। केचुआ में मांसपेशी के दो सेट होता है दो सेट होता है जो इसे लंबा और पतला बनाता है। केचुआ को लंबा और पतला बनाता है। लंबा और पतला बनाता है। केचुआ में मांसपेशी के दो सेट होता है जो केचुआ को लंबा और पतला बनाता है, और दूसरा इसे मोटा बनाता है। और दूसरा सेट जो होता है वह इसे मोटा बनाता है। केचुआ का पहला सेट केचुआ में मांसपेशी के दो सेट होता है। पहला सेट जो होता है जो उसको लंबा और पतला बनाता है, और दूसरा सेट जो होता है मांसपेशी का वो केचुआ को मोटा बनाता है। केचुआ में मांसपेशी के दो सेट, पहला सेट लंबा और पतला बनाता है, दूसरा सेट मोटा बनाता है। संकुचन और विश्राम में ये मांसपेशियां गति में मदद करती है। ये जो केचुआ में मांसपेशी के दो सेट है वो केचुआ को संकुचन और विश्राम में, जो केचुआ में मांसपेशी के दो सेट है वो केचुआ को संकुचन और विश्राम में मांसपेशियां गति में मदद करता है। ये जो केचुआ में मांसपेशी के दो सेट है तो ये दोनों संकुचन और विश्राम में मांसपेशियों की गति में मदद करती है। पानी के नीचे गोताखोर अपने पैरों पर फिन की तरह फ्लिपर्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि वह पानी में आसानी से तैर सके। तो क्या है कि पानी के नीचे गोताखोर अपने पैरों पर फिन की तरह फ्लिपर्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि वह पानी में आसानी से तैर सके। क्योंकि जब वह तैरते हैं तो पैरों की मांसपेशियां सिकुड़ती है। तैरने वक्त क्या होता है, पैरों की मांसपेशी सिकुड़ती है। पैरों की मांसपेशी सिकुड़ती है तैरने वक्त। मांसपेशियां सिकुड़ती है और एक लहर की तरह एक तरफ एक वक्र उत्पन्न करती है, और एक लहर की तरह एक तरफ जो है एक तरफ एक वक्र उत्पन्न करती है। फिन की तरह फ्लिपर्स विपरीत दिशा में चलते हैं। फिन की तरह जो फ्लिपर्स है फिन की तरह जो फ्लिपर्स होता है फ्लिपर्स वह विपरीत दिशा में चलता है। विपरीत दिशा में चलता है जो आसपास के पानी के खिलाफ बल लगाते हैं, और जो पानी के नीचे गोताखोर को धक्का देता है। जो आसपास जो पानी होता है उसके खिलाफ पानी के खिलाफ बल लगाता है और गोताखोर को धक्का देता है। गोताखोर गहरे समुद्र में अपने साथ ऑक्सीजन और हीलियम गैस का सिलेंडर ले जाता है। गोताखोर जो होता है समुद्र में अपने साथ ऑक्सीजन और हीलियम गैस का सिलेंडर ले जाता है। गोताखोर गहरे समुद्र में गहरे समुद्र में अपने साथ ऑक्सीजन और हीलियम गैस का सिलेंडर ले जाता है। समुद्र के नीचे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात को कम करने के लिए हीलियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है। समुद्र के नीचे नाइट्रोजन
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात को कम करने के लिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात को कम करने के लिए हीलियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है। इसे मिलाया जाता है तो हीलियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है। घोंघा अपने मांसल पैर की सहायता से चलते हैं। घोंघा किससे चलता है तो अपने मांसल पैर की सहायता से। घोंघा की गति रेंगना कहलाती है। घोंघा जो गति करता है उसे क्या कहते हैं तो घोंघा जो गति करता है उसे रेंगना कहते हैं। रेंगना कहते हैं। घोंघा के पैर पर एक ग्रंथि होती है जो द्रव पदार्थ का स्राव करती है। घोंघा के पैर पर एक ग्रंथि होती है जो द्रव पदार्थ का स्राव करती है। घोंघा के पैर पर एक ग्रंथि होती है। घोंघा के पैर पर एक ग्रंथि होती है जो द्रव पदार्थ का स्राव करती है। इससे घोंघा के लिए नीचे की तरफ फिसलन हो जाती है। इससे घोंघा के लिए नीचे की तरफ फिसलन संभव हो जाती है, जिसकी वजह से वह आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से घोंघा जो है आगे बढ़ पाता है। एक हड्डी को हिलाने में दो मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है। एक हड्डी को हिलाने में दो मांसपेशियों का उपयोग होता है। एक हड्डी को हिलाने में दो मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है। एक हड्डी को हिलाने में दो मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है। हड्डी के मूवमेंट में दो मांसपेशियां यानी फ्लेक्सर और एक्सटेंसर शामिल होता है। हड्डी के मूवमेंट में दो मांसपेशी पहला फ्लेक्सर और दूसरा एक्सटेंसर शामिल होता है। हड्डी के मूवमेंट में दो मांसपेशियां यानी कि पहला फ्लेक्सर और दूसरा एक्सटेंसर शामिल होता है। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि मांसपेशियां दो दिशाओं में काम नहीं कर सकता है। मांसपेशी जो है दो दिशा में काम नहीं कर सकता है, इसलिए एक फ्लेक्सर होता है और दूसरा एक्सटेंसर शामिल होता है हड्डी के मूवमेंट के लिए। यह केवल हड्डी को अपनी ओर खींच सकता है। मांसपेशी जो है हड्डी को अपनी ओर केवल खींच सकता है, धक्का नहीं दे सकता है। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है तथा टेंडन जो है यानी कि स्नायु बंध जो है हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य करता है। टेंडन जो है श्वेत फाइबर होता है और लिगामेंट जो है पीला फाइबर होता है। टेंडन यानी कि स्नायुबंध जो है हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है और लिगामेंट जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और टेंडन श्वेत फाइबर होता है और लिगामेंट जो है पीला फाइबर होता है।